मंत्री जी, आज जंगल इतना शांत लग रहा है। ना कोई जंगली जानवर दिख रहा है और ना ही शेर। जी राजकुमार, लगता है कि आज हम शिकार नहीं कर पाएंगे। चलिए महल लौट चलते हैं। हमें भी ऐसा ही लग रहा है मंत्री जी। चलिए चलते हैं। शेर के न मिलने से राजकुमार और मंत्री जी महल की ओर जाने लगते हैं, किंतु कुछ देर चलने के बाद अचानक से पेड़ से एक सर्प राजकुमार के गले में गिर जाता है। राजकुमार, सर्प 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 राजकुमार। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप हमें सर्प कह रहे हैं? आपकी इतनी हिम्मत? नहीं राजकुमार, मैं आपको सर्प नहीं कह रहा हूँ। आपके गले में सर्प है, देखिए। राजकुमार अपने गले में सर्प देखकर भयभीत हो जाते हैं और सर्प को अपने गले से उतार कर फेंक देते हैं। मंत्री जी, ये सर्प तो हमें बहुत ही जहरीला और खतरनाक लग रहा है। जी राजकुमार, मुझे भी यह सर्प बहुत खतरनाक और जहरीला लग रहा है। अगर ऐसा है तो हमें इस सर्प को मार देना चाहिए, नहीं तो अगर ये सर्प किसी को काट लेगा तो वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। राजकुमार के ऐसा कहते ही राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और सर्प की ओर फेंका, जिससे सर्प की हत्या हो जाती है। मंत्री जी, पता नहीं ऐसे और कितने जहरीले सांप होंगे। यहाँ कितने सारे लोग आते हैं। कोई लकड़ी काटने आता है, कोई फल तोड़ने आता है, और इस मार्ग से कई लोग इस राज्य से दूसरे राज्य आना जाना करते हैं। ऐसे में तो वो इन सर्पों की वजह से आना ही छोड़ देंगे। नहीं राजकुमार, ये जंगल है और जंगल में ऐसे जहरीले सांपों का होना तो आम बात है। फिर भी मंत्री जी, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा राजकुमार? राजमहल जाते ही सैनिकों की एक टुकड़ी इस जंगल में भेजिएगा और जितने भी सर्प हैं उन सभी को खत्म करने को कहिएगा। पर राजकुमार, हमें नहीं लगता कि ये सही होगा। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करने से बात बड़ी हो जाती है। अगर इन सर्पों की जनसंख्या बढ़ी और लोगों को काटने लग गए तो आप क्या कीजिएगा मंत्री जी? इसीलिए ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए हमें इन सारे सर्पों को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम जैसा कह रहे हैं आप सिर्फ वैसा ही कीजिए। जी राजकुमार, जैसा आप कहें। फिर वे दोनों ही राजमहल की ओर निकल जाते हैं और राजमहल पहुंचते ही मंत्री जी सबसे पहले सैनिकों को कहकर उन्हें सर्पों को मारने के लिए जंगल भेज देते हैं। और कुछ दिन बाद नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। अरे कोई बचाओ मुझे। राजकुमार को एक बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वे छटपटाने लगते हैं और नींद से उठ जाते हैं। ये कैसा सपना था? इतना भयावह और डरावना। ऐसा लग रहा था मानो ये सपना नहीं हकीकत हो। मुझे तो लगा आज मैं नहीं बच पाऊंगा। आज का दिन कितना अच्छा है और यहाँ कितनी शांति भी है। रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लगता है आज मुझे नींद आ जाएगी इस बगीचे में। राजकुमार सोने की सोच ही रहे थे कि उनके पास एक सैनिक आते हैं और बोलते हैं, राजकुमार की जय हो। राजकुमार, महाराज ने आपको अभी दरबार में बुलाया है। पिताश्री ने मुझे दरबार में बुलाया है, कुछ विशेष बात होगी। सैनिक, तुम जाओ, मैं आता हूँ। राजकुमार दरबार की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में मंत्री जी मिलते हैं। अरे राजकुमार, आपको भी महाराज ने दरबार में बुलाया है क्या? जी मंत्री जी, तो क्या आपको भी बुलाया है? जी राजकुमार, मुझे भी दरबार में जल्दी से जल्दी उपस्थित होने का आदेश मिला है। लगता है कुछ विशेष बात होगी। चलिए साथ में चलते हैं। जी। राजकुमार और मंत्री जी जाने लगते हैं और दरबार में महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। पिताश्री,
आपने हम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया, कुछ विशेष बात है क्या? आप दोनों को हमने आपकी समस्या दूर करने के लिए बुलाया है राजकुमार। मेरी समस्या? पर मुझे क्या समस्या है पिताश्री? देखिए राजकुमार, हमें पता है कि आप हमें इस विषय में कुछ नहीं बताएंगे, पर आपको क्या लगता है आप हमसे कुछ छुपा भी सकते हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं पिताश्री? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप इतने भी भोले मत बनिए राजकुमार। हमें पता है कि आप रोज अच्छे से सो नहीं पाते हैं। रोज आप बुरा सपना देखते हैं और रात में बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। पर पिताजी, ये तो एक सपना है। अब मुझे बुरे सपने आते हैं तो इसमें आप क्या ही कर सकते हैं? सपने को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए राजकुमार। आपको रोज एक ही सपने आ रहे हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको संदेश देना चाहती है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको सच में रोज एक ही सपने बार बार आ रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि प्रकृति आपको किसी प्रकार का इशारा कर रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने सपने को विस्तार से बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सकें। जी, असल में बात ऐसी है कि मुझे रोज एक सर्प का सपना आता है जिसमें कई सारे सर्प मुझे जकड़ लेते हैं और एक बड़ा सा सर्प आता है जो मुझे काटने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो काटने वाला होता है मेरी नींद टूट जाती है और मैं उठ जाता हूँ। एक सर्प का स्वप्न। आपको क्या लगता है मंत्री जी, ऐसा स्वप्न क्यों आ रहा है? महाराज, अगर राजकुमार को सर्प का स्वप्न आ रहा है तो इसका मतलब है कि राजकुमार को जरूर नाग से दोष लगा होगा। नाग दोष? जी महाराज, नाग दोष। जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी को ये दोष लगा था और उनको भी रोज सांपों के सपने आते थे। किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन बाद ही एक सर्प के काटने से उनकी मौत हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? नाग दोष? पर उन्हें ये दोष कैसे लगा था और मुझे भी ये दोष कैसे लग सकता है? क्योंकि उन्होंने एक सर्प को मारा था जिसकी कोई गलती नहीं थी। और आपने भी, याद है ना, कुछ दिन पहले ही आपने एक निर्दोष सर्प को मारा था। यही नहीं, आपने तो जंगल में उपस्थित सभी सर्पों को मारने का आदेश भी दे दिया था। हो ना हो, आपको भी इसी वजह से ये दोष लगा है राजकुमार। पर मंत्री जी, अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूं? कैसे इस दोष से मुक्ति पाऊं? क्षमा कीजिए राजकुमार, पर ये तो मुझे भी नहीं पता। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है मंत्री जी? तो क्या कुछ दिन बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? राजकुमार, आपके चेहरे पर डर शोभा नहीं देता। अब आपने गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ही, पर आप चिंता ना करें। मेरी नजर में एक दिव्य साधु है जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। क्या सच में पिताश्री? तो चलिए चलकर बात करते हैं उनसे। अगर आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं भी आप दोनों के साथ आ सकता हूँ। अरे हाँ हाँ मंत्री जी, आप बेशक आ सकते हैं। फिर वे तीनों ही जंगल की ओर चली जाती है। कुछ देर तक चलने के पश्चात उन्हें साधु की कुटिया मिलती है। प्रणाम ऋषिवर, हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। साधु राजा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। अरे राजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई समस्या है क्या? जी ऋषिवर, एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। अगर इस समस्या का हल ना मिला तो मेरे पुत्र की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मैं आपके पास इस आशा के साथ यहाँ आया हूँ कि आप इसका कोई हल दे सकें। क्या समस्या है? विस्तार से बताओ। राजा साधु को सारी बात विस्तार से बताते हैं। उसके बाद साधु यह सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें फिर से खोलते हैं। राजन, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा, जो तुम्हारे पुत्र ने किया वो कोई छोटी गलती नहीं है।
उसने निर्दोष सांपों को मारकर एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, जिस कारण से उसे ये नाग दोष लगा है, जिसके अंदर सांप के डसने से इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मुझे पता है ऋषिवर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और इसका मुझे बहुत पछतावा भी है। पर ऋषिवर, क्या इस दोष से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, पर क्या तुम तब तक जिंदा रह पाओगे? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। मैं विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो राजकुमार, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर से नाग दोष हट जाए, तो तुम्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके उन्हें खुश करना पड़ेगा। साथ ही तुम्हें कई सारे सर्पों को दूध भी पिलाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये नाग दोष तुम्हारे सर से हटेगा। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। मैं ये सब चीजें करूंगा जो आपने कहा। परंतु मेरे ऐसा करने से अगर नाग दोष हट जाएगा तो क्या दिक्कत है ऋषिवर? आपने ये क्यों कहा कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं? क्योंकि नाग पंचमी आज से ठीक 1 महीने बाद है, और जब तक तुम नाग देवता को खुश नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे प्राण हमेशा खतरे में ही रहेंगे। तुम्हें कभी भी सर्प काट सकता है, तो उसमें सावधान रहना। ऋषिवर, 1 महीना तो कुछ ज्यादा ही दिन है। तब तक क्या मेरा पुत्र जिंदा रह पाएगा? क्या आप इसे नाग पंचमी के दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? कोई तो रास्ता होगा। इसका तो केवल एक ही रास्ता है। कड़ी निगरानी पर भी सर्प इसे काट सकता है। इसीलिए मैं राजकुमार को एक तावीज देता हूँ। जब तक ये तावीज राजकुमार के गले में बंधा रहेगा, तब तक राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। आपका धन्यवाद ऋषिवर। ऋषिवर ने राजकुमार को एक ताबीज दी और वे तीनों वहां से राजमहल की ओर निकल गए। पुत्र, याद रखना, कुछ भी हो जाए पर यह तावीज कभी भी गले से मत उतारना। और हाँ, 1 महीने के लिए अब तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं राजमहल में सभी की निगरानी में रहोगे, समझे? जी पिताजी, मैं समझ गया। महाराज और राजकुमार आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी महारानी किसी के साथ उन दोनों के पास आती है। महारानी जी, आप यहाँ? और आपके साथ ये कौन है? क्या आपने इन्हें पहचाना नहीं महाराज? ये माधवगंज की राजकुमारी काव्या है, जिसके साथ आपने बचपन में ही इन दोनों का विवाह सुनिश्चित किया था। अच्छा, तो आप हमारे मित्र की पुत्री हैं। क्षमा करें राजकुमारी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप क्षमा मत मांगिए, मुझे बुरा नहीं लगा। तो अब आप हमें बताइए कि आप इतनी दूर अकेली आई हैं। क्या कोई खास बात है? महाराज, आपको नहीं लगता कि अब इन दोनों की उम्र हो गई है? विवाह करने के लिए ये यहाँ राजकुमार से मिलने आई है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को समझ सके। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आपने यहाँ आकर बिल्कुल उचित किया है। राजकुमारी तो ठीक है। तुम सब बात करो, हम अब चलते हैं। पर पिताश्री। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस महल के बाहर मत जाना। चिंता मत करो और बाहर मत जाना, ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो राजकुमारी को देखकर शर्मा रहा है, अकेले बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए मैंने कहा कि चिंता मत करो। आप सच बोल रहे हैं ना महाराज? हाँ महारानी जी, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तब तो ठीक है, चलिए चलते हैं। इन दोनों को आपस में बात करने देते हैं। महारानी और महाराज वहां से चले जाते हैं। आप चिंता न करें। राजकुमार आर्या, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक तो है ना?
क्या आपको हम पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत ही सुंदर हैं और अच्छी हैं। वो तो बस राजपाट से संबंधित कार्यों के कारण मैं चिंतित हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो चलिए बाहर चलते हैं, बाजार या कहीं और। आपको हल्का महसूस होगा और आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, और इसी बहाने हम दोनों एक साथ घूम भी लेंगे। माफ कीजिए राजकुमारी, पर हम बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ बाहर नहीं घूमना चाहते। बात ऐसी है कि पिताश्री ने हमें हमारी एक गलती के कारण सजा दी है कि हम पूरे 1 महीने तक बाहर नहीं जा सकते। अगर हमने उनके नियम को तोड़ा तो वो नाराज हो जाएंगे और इससे भी बड़ी सजा दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, हम महाराज से बात करेंगे। वो हमारी बात नहीं टालेंगे और आपको बाहर जाने की इजाजत भी दे देंगे। आप कृपया करके ऐसा कुछ मत कीजिए राजकुमारी जी, वरना पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं राजकुमारी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, परंतु कम से कम हम राजमहल के बगीचे में तो घूम ही सकते हैं ना? जी चलिए, हम बगीचे में घूम कर आते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही बगीचे में घूमने लगे, परंतु राजकुमारी को राजकुमार के ऊपर शक हो रहा था। उनका व्यवहार अलग लग रहा था। वो दोनों टहल ही रहे थे कि राजकुमार के गले का ताबीज झाड़ियों में फंसकर टूट गया, और राजकुमार को इस विषय में पता भी नहीं चला। राजकुमार, हम अभी आते हैं, आप तब तक बगीचे में ही हमारा इंतजार करें। राजकुमारी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। वो महाराज के पास जाती है, राजकुमार के अजीब व्यवहार के कारण उनसे पूछने के लिए। क्या बात है राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो आर्या के पास होना चाहिए था। उसने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, वो हमसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें पता है कि वो हमें नहीं बताएंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये पूछने के लिए कि वो इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ है? नहीं महाराज, ये चिंता नहीं है, डर है, और मुझे नहीं लगता कि ये उनकी जिम्मेदारियों की वजह से होगा। आप हमें सच बता सकते हैं। हम वादा करते हैं कि हम महारानी या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। देखिए, वो हमारे होने वाले पति हैं, और इसीलिए हमें उनके बारे में सब पता होना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें सच बताइए महाराज। वाह, जितना सुना था, आप तो उससे भी कई गुना समझदार हैं। आप तो आते ही हमारे झूठ को चुटकी बजाते ही जान गईं। अब मैं समझ गया हूँ कि झूठ बोलकर अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद महाराज ने राजकुमारी को शुरू से सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर राजकुमारी चिंता में पड़ गई। ये तो सच में गंभीर बात है। तब तो हमें 1 महीने तक राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं तो यहाँ कुछ दिन के लिए ही आई थी, पर ये सब सुनकर मैं राजकुमार को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए जब तक राजकुमार के सिर से ये मुसीबत हट नहीं जाती, तब तक हम यही रहेंगे और राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपका धन्यवाद राजकुमारी काव्या। अब हमें अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हमने एक योग्य वधू को चुना है अपने पुत्र के लिए। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए महाराज के पास आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हो गया सैनिक? इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? और क्या अनर्थ हो गया?
महाराज, वो राजकुमार, उन्हें उन्हें सर्प ने डस लिया है महाराज, और वो मूर्छित हो गए हैं। क्या कहा? सर्प ने डस लिया है? पर यह कैसे संभव हो सकता है? उसके गले में तो वो ताबीज थी, फिर उस ताबीज के होते हुए वो सर्प उसे कैसे डस सकता है? ये सब सोचने का अभी वक्त नहीं है महाराज। चलिए चलकर राजकुमार को देखते हैं। महाराज और राजकुमारी दोनों ही दौड़ते हुए राजकुमार के पास जाते हैं। उनके पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि राजकुमार के गले में वो ताबीज नहीं थी और राजकुमार के मुंह से झाग भी निकल रहा था। राजकुमारी उनके हाथ की नस को छूकर देखती है। सैनिकों, जाओ, जल्दी से राजवैद्य को बुला कर लाओ। नहीं महाराज, हमारे पास राजवैद्य को बुलाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। राजकुमार की हालत को देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी बहुत ही विषैले सर्प ने काटा है। अगर तुरंत इलाज न किया गया तो राजकुमार नहीं बच सकते हैं महाराज। तो अब हम क्या करें राजकुमारी? तो अब हम राजकुमार को नहीं बचा सकते? आप चिंता न करें महाराज, मुझे बचपन से ही चिकित्सा में बहुत ही रुचि रही है, जिस कारण मैंने चिकित्सा सीखी है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने सीखा हुआ मेरे सीखने के कारण ही मैं राजकुमार को बचा सकती हूँ। जल्दी करो सैनिकों, राजकुमार को कमरे में लेकर चलो। उसके बाद राजकुमार को कमरे में ले जाया जाता है और राजकुमारी उनका इलाज करने लग जाती है और सभी बाहर ही रुके होते हैं। कुछ ही देर बाद राजकुमारी कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ राजकुमारी? सब ठीक तो है ना? मेरा पुत्र बच तो गया ना? राजकुमार अब खतरे से बाहर है। अब हमें बहस छोड़कर राजकुमार को सुरक्षित रखने के बारे में सोचना चाहिए। ये 1 महीना राजकुमार के लिए बहुत ही संकट से बड़ा होने वाला है। तुम बिल्कुल उचित कह रही हो काव्या। अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों से दूर जाने ही नहीं दूंगी। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगी महारानी जी। मेरे होते हुए मेरे होने वाले पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी राजकुमार का पूरा ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से राजकुमार के कमरे में कड़ी निगरानी लग गई। महारानी और राजकुमारी दोनों ही राजकुमार को कहीं नहीं जाने देती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। रात रात भर जागकर भी राजकुमार का ध्यान रखा जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है राजकुमारी कि मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। अगर आप ना होती तो शायद मैं बच नहीं सका होता। आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आप शुक्रिया मत कहिए राजकुमार, आप मेरे होने वाले पति हैं और इस नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूं। अब चलिए चलिए चलकर नागों को दूध पिलाते हैं और आपके सर से नाग दोष को खत्म करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके सच्चे मन से पूजा करते हैं और सभी सर्पों को दूध भी पिलाते हैं, जिससे उनके माथे पर लगा नाग दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।